दासी और आप लोग कैसे हैं। देखिए इस साइंस का साइंस का हम लोग 25 क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक का है, जो प्रीवियस का क्वेश्चन और मतलब ऐसे दिया है जो एग्ज़ाम में सेम टू सेम ऐसे आते ही हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक का जो प्रैक्टिस है बहुत बढ़िया है, तो इसी को हम करेंगे लोग। ठीक है, 25 क्वेश्चन रहेगा। ओके, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली के अंदर द्रव सामग्री होता है। तो जो द्रव सामग्री होता है उसे कहते हैं कोशिका द्रव। ठीक है, तो ऑप्शन 4 वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें और देखना चाहते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है साफ साइटोप्लाज्मा एक कोशिका का अर्थ है द्रव घोल है। परमाणु झिल्ली के बाहर कोशिका झिल्ली के अंदर होता है। ठीक, और साइटोप्लाज्म में ये सभी अंग होते हैं। इस मुख्य रूप में पानी, लवण, प्रोटीन से बना होता है। ठीक, ये किससे बना होता है? पानी से बना होता है, लवण का बना होता है और प्रोटीन का बना होता है। ये 3 चीज़ से बना होता है। अब इसमें देखिए जानते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, क्लोरोप्लास्ट और गल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका केंद्रक, रिक्तिका, लाइसोसोम, ये सब क्या। देखिए अभी इसके पहले हमने वीडियो अपलोड किया था तो उसमें था लाइसोसोम। ये बड़ू अणुओं का विघटन है, जो किससे बना होता है? प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड से बना होता है लाइसोसोम। ओके, प्रोटीन में सम होता है। एक लाइसोसोम बताया था, एक और क्या बताया था? ठीक है, गल्जी बॉडी था क्या, ऐसे कुछ था। ठीक है, फिर रिक्तियाँ, ये चलिए ठीक है। कोशिका केंद्रक डीएनए को बनाए रखता है, कोशिका के सभी क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है, आरएनए प्रतिलेखन है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था, ग्लूकोज पदार्थों ऑक्सीकरण और एटीपी के अवमुक्त से ऊर्जा उत्पादन करता है। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट हो गया। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट देखिए सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को ग्रहण करता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक, जिसे प्लास्टिक का एक प्रकार है, अभी इसके पहले मैंने बताया था उसमें था। और कोशिका भित्ति, जो जिसे क्या कहते हैं? सेल वॉल। कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी एक कठोर संरचना होती है। पादप कोशिका को आकार प्रदान करती है, कोशिकाओं में कोशिका के अंदर रखने में मदद करती है और कोशिका के परासरणी दबाव में फटने नहीं देती है। ठीक है, ये सेल वॉल का काम है। इसका मतलब सेल वॉल यही काम करता है, जिसे एक कठोर संरचना होती है इसकी, और कोई पादप कोशिका को मतलब आकार प्रदान देता है। मतलब ये आपका ऐसा आकार है, ये आपका आकार ऐसा है, वो आकार प्रदान करता है और उसको मदद करता है, अंदर रखने में मदद करता है और उसको दबाव फटने नहीं देता है। उसको मतलब फटने दे देगा, जैसा कंफर्टेबल महसूस होने देता है उसको। ठीक है, ये कोशिका सेल वॉल इसी का काम रहता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? ये प्लास्टिक के प्रकार हैं। प्लास्टिक 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और एक और होता है। ठीक, 2 होते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट इसे होता है। ल्यूकोप्लास्ट 3 होते हैं। ठीक, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा ग्रहण करता है क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? कलर देता है। ठीक, क्रोमोप्लास्ट क्या देता है? कलर देता है। इसी तरह है। ठीक, पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रोपाइन, इससे पूछा प्रोपाइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो प्रोपाइन का क्या होता है? C3H4 होता है इसका फार्मूला प्रोपाइन का। ठीक है, प्रोपाइन का फार्मूला क्या होता है? C3H4। अब इसी तरह ब्यूटाइन होता है, कई भी होते हैं, चलिए दिखाते हैं आपको। देखिए अब ये प्रोपाइन का एल्काइन यौगिक है। प्रोपाइन का एक एल्काइन यौगिक है जिसमें 2 कार्बन परमाणु के बीच त्रिअबंध होते हैं। ठीक, इसका रसायन क्या होता है? C3H4 होता है, और जिसका अर्थ है 3 कार्बन परमाणु और 4 हाइड्रोजन परमाणु। यानी इसमें 3, ये जो 3 है इसका क्या 3 कार्बन है
और 4 क्या है, हाइड्रोजन है, तभी तो हुआ C3H4, 3 कार्बन 4 हाइड्रोजन। और प्रोपाइन का मिथाइल एसिटिलीन के रूप में जाना जाता है, इसको मिथाइल एसिटिलीन के रूप में जाना था, और इसका उपयोग संश्लेषित रबड़ और प्लास्टिक उत्पादन किया जाता है। इसका मेन क्या है, संश्लेषित रबड़ करता है और प्लास्टिक के उत्पादन में क्या आता है, इसका ये है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं की यौगिक गुणों को व्यवहार समझने के लिए सही रासायनिक सूत्र महत्वपूर्ण है। अब यहाँ देखिए, इसका ये है ब्यूटाइन का सूत्र। ठीक, किसका है, ब्यूटाइन का, ये है ब्यूटाइन का सूत्र। फिर ये ब्यूटाडाइन का है, ये प्रोपीन का है। प्रोपीन का याद कर लीजिए क्योंकि प्रोपीन का जरूरी आपका है। देखिए प्रोपीन, प्रोपीन का क्या होता है, प्रोपीन का होता है C3 और H5। और प्रोपाइन का क्या होता है, प्रोपाइन का क्या होगा, C3H4 होता है। ठीक, प्रोपीन प्रोपाइन। और ब्यूटाइन का, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन का क्या हो जाएगा, C4H5। इस तरह प्रोपीन प्रोपाइन ब्यूटाइन। देखिए प्रोपीन में C3, प्रोपाइन में भी C3, क्योंकि प्रो दोनों हैं। ये 4 है इसमें, ये 5 है। देखिए जो छोटा है इसमें 3 अक्षर हैं, कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर हैं। जब 3 अक्षर हैं तो इसमें 5 सबसे बड़ा डिजिट है, इसमें 4 अक्षर हैं तो छोटा डिजिट है, इसलिए करिए कि प्रोपीन में C3 तो होगा ही। ठीक है, इस तरह C3 तो दोनों में है, इसमें भी इसमें भी। बस प्रोपीन में देखिए ये 3 है तो इसमें बड़ा डिजिट लिखिए 5, इसमें 4 अंक है तो इसमें 4 लिखिए। ब्यूटाइन में तो C4H5। ये फार्मूला याद रखे रहे, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक ये प्रोपीन का, एक ब्यूटाइन का और एक प्रोपाइन का, 3 फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ओके, इसको नोट कर लीजिए या इसको रट लीजिए, या पहले से आपको याद भी होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया की पहचान कीजिए, तो इसमें ये होगा। ठीक है, और इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। प्रति सेकंड इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को ध्वनि की क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। ठीक, प्रति सेकंड इकाई में क्षेत्रफल से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा ध्वनि क्या कहते हैं, तीव्रता कहलाते हैं। इसके बारे में और देख लेते हैं। देखिए, ध्वनि की तीव्रता की ध्वनि ऊर्जा उस मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है ध्वनि तरंगों के प्रसार की दिशा और लंबवत एक इकाई क्षेत्रफल की प्रति सेकंड गुजरती है। ठीक है, एक इकाई क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरती है, उसको क्या तो वाट प्रति वर्ग मीटर होता है। और ध्वनि तरंग की प्रबलता को निर्धारित करता है। प्रबलता इसके बारे में दिया है, इसको क्या डेसिबल में नापा जाता है। ध्वनि की मात्रा क्या होता है, डेसिबल। और सरप्रास फ्रीक्वेंसी को ध्वनि के करा सकता है। मेन देखिए यहाँ पे है, अगर मनुष्य के लिए 20 हर्ट्ज और 20 किलो हर्ट्ज इतना होता है। चलिए इतना हो गया। पांचवा क्वेश्चन है कि मानव शरीर के भोजन एक नलिका से होकर गुजरता है तो शुरू होती है, गुदा में समाप्त होता है, तो क्या होता है, मुख गहर होता है। मतलब स्टार्टिंग कहाँ होता है, मुंह से। खाना मुंह, पहले मुंह से एंट्री होता है। ठीक है, यहाँ से होता है। ठीक, यहाँ से निकल जाता है, बाजार खत्म। और भी दिया है, अब इसको पढ़ने के लिए
वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसे देखिए, मानव पाचन तंत्र में भोजन की प्रक्रिया शामिल कई अंग और संरचनाएँ होती हैं। नलिका मुख गुहा शुरू होती है। नलिका क्या है? मुख, जो मुंह से शुरू होती है। मुंह या मौखिक गुहा एक ही बात है। अब भोजन शरीर में प्रवेश कर जाता है, फिर चबाने को लार के साथ मिश्रित कर देते हैं। भोजन एक छोटी और नरम जिसे कौर कहा जाता है। भोजन जो बलिश है, ग्रसनी से होकर गुजरता है और मुख से ग्रसनी के बीच स्थान जो ये होता है, ग्रसनी के बीच का स्थान हो मुख गुहा है। ग्रसनी, भोजन ग्रसनी में जाता है, भोजन नलिका में जाता है। ठीक। अमाशय भोजन जठर रस के साथ मिलता है। जो अमाशय है भोजन को जठर रस से मिला देता है, अर्ध तरल मिश्रण तोड़ देता है, जिसे चाइम कहा जाता है। ठीक। और चाइम धीरे धीरे छोटी आंत में मुक्त होता है। पाचन तंत्र में सबसे लंबा हिस्सा है। पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा क्या है? छोटी आंत है। छोटी आंत में पोषक तत्व का अधिकांश अवशोषण होता है, जिसे दीर्घ रोम नामक विशेष कहते हैं। ठीक है, ये होता है। देखिए, छठा क्वेश्चन इसमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो कौन सा है? आयरन। कौन सा? आयरन है। ठीक है। इसमें और कुछ जानकारी के लिए कुछ खास नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्न से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 33 है? तो किसका है? आर्सेनिक का। किसका? आर्सेनिक का। इसमें और देख लीजिए आपका बेरियम कितना होता है? 56 होता है। बेरियम को इस तरह डिसाइड करते हैं। ठीक, 56 हो जाएगा। नियान का कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और आयोडीन, ठीक, आयोडीन कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए पोषण की वह विधि जिसमें जीव मृत और विघटित पदार्थों पर होते हैं। तो मृत जीव, जब मृत की बात किया है तो क्या हो जाएगा? मृत जीवी। ठीक है, तो ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। देखिए, स्वपोषी किसे कहते हैं? जो अपना खुद का पोषण करे। ठीक। परपोषी मतलब जो दूसरे पे आश्रित रहे। ठीक, वह अपना स्वयं का भोजन नहीं कर सकता। पोषक तत्वों के लिए पौधों और जानवरों अन्य कार्बनिक पदार्थ निर्भर रहते हैं। एक पोषी आहार, जिसे मोनो आहार, एकल खाद्य आहार के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, केवल आलू और सेब सेवन करना ही खुद को फलों या मीट या सीमित रखना शामिल है। ओके, चलिए। फास्ट फूड अक्सर वसा और रिक्त कैलोरी से भरा होता है। ठीक है, इसका देखिए फार्मूला दिया है कि निम्न में से किसका समीकरण एक मोल गैस के लिए होता है? तो किसके लिए होता है? जैसे V1/V2 = T1/T2। ठीक है, ये फार्मूला होता है। स्थिर दाब होता है। क्या होता है? स्थिर दाब। चूने के पानी में निर्मित से किसका क्षार पाया जाता है? तो किसका पाया जाता है? ठीक, किसका पाया जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक, ये देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, पोटेशियम KOH। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। अमोनिया हाइड्रोक्साइड NH4OH। किस प्रकार का
किस प्रकार के घर्षण को स्व समायोजन बल माना जाता है? तो किसे माना जाता है? अस्थैतिक घर्षण को माना जाता है। ठीक। किस विद्युत परिपथ में किसी दिए हुए धातु के तार के सिरों पर विभवांतर प्रवाहित धारा समानुपाती होता है, बशर्ते उसका टेम्परेचर समान रहे, उसे ओम का नियम कहते हैं। ठीक। अगर टेम्परेचर जहाँ पे समान है तो वहाँ ओम नियम लगेगा। ओके, ओम का नियम दिया है। देखिए ओम क्या होता है? V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, ये फार्मूला उसका होता है। ये केवल चालकों पर लागू होता है। बाल्स नियम क्या होता है? यहाँ देखिए बाल नियम जान लीजिए। बाल नियम क्या होता है? P1 V1, P2 V2। ठीक, ये उसका मैप बना हुआ है। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई क्या होता है? टेस्ला होता है। ठीक है। एक समान चाल से गति करती हुई वस्तु अरेख संयोजन से क्या सही है? तो क्या सही है? एक सीधी रेखा, ना तो x ना y समांतर होता है। देखिए छाया तब बनते हैं जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग में आते हैं। ठीक है, ये वाला सही है। वे वस्तु जो विद्युत धारा के अपने अंदर से गुजरने नहीं देती उसे कहते हैं विद्युत रोधी, मतलब जो विद्युत को रोक देता विद्युत रोधी। निम्नलिखित 4 से 3 सिलेंटेरा संघ का उदाहरण है। एक समूह बनाते कौन सा उस समूह संबंधित नहीं है? कौन सा है? यकृत पड़ाव होता है। ठीक। मानव शरीर निम्नलिखित में से कौन सा डायलिसिस का प्रक्रम है? उत्सर्जन होता है। ठीक है, उत्सर्जन जो है डायलिसिस का एक प्रक्रम होता है। जिसकी किडनी डैमेज हो जाती है तो उसको डायलिसिस करते हैं। डायलिसिस में क्या, जैसे मान लीजिए हाथ है तो यहाँ पे फिस्टुला बना देते हैं, फिस्टुला बनता है, फिर वहाँ पे 2 नीडल लिख करती है, एक इनपुट बनता है, एक आउटपुट, यानी एक ब्लड से एंट्री होगा, इस तरह मशीन रहता है। तो एक तरफ से ब्लड जाता है, फिर फिल्टर करके जो यूरिन जो गंदगी उसको निकाल के फिर उधर से अंदर डाल देता है। जितना निकलेगा ब्लड उतना अंदर जाएगा, क्योंकि अगर जितना निकलेगा उतना अंदर नहीं जाएगा तो फिर शरीर तुरंत एक्सपायर होने का बहुत चांस रहता है। तरंग दैर्घ्य निम्नलिखित में से किसकी इकाई मापा जाता है? तो एंगस्ट्रॉम की नापा जाता है। सिलिकॉन ऑक्साइड का समान नाम क्या है? क्वार्ट्ज नाम है। निम्नलिखित किस उपकरण का उपयोग वायु गैस से आर्द्रता को मापने के लिए आता है? हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापने के लिए क्या आता है? ठीक। और देखिए इसमें देखिए हाइड्रोमीटर जो किसका एक तरल पदार्थ का विशिष्ट किया जाता है। दूध की पानी की मात्रा, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर। अगर दूध में पानी की मात्रा है या दूध की शुद्धता पता करना है तो लैक्टोमीटर। ठीक, लैक्टोमीटर से पता करते हैं। एक स्थली परितंत्र हरे पौधे पर पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश का लगभग 1% ग्रहण करते हैं। जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग 1% जो है यूज़ करते हैं। जो भी पेड़ पौधे हैं, ठीक, यहाँ की जो पत्तियाँ हैं ये सिर्फ सूर्य का 1% यूज करते हैं। ठीक, पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा लगभग 1%। निम्नलिखित में से किसकी कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं? ये कैल्शियम की। अगर कैल्शियम की कमी है तो हड्डी कमज़ोर है, हड्डी पट देना टूट जाएगी। ओके, चलिए कुछ इसमें प्रमुख बिंदु है। कैल्शियम विटामिन डी कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक, और विटामिन किससे मिल जाती है? विटामिन डी आपको सूर्य से मिल जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस भी कहा जाता है इसको। क्या कहते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस। दांतों की सड़न आमतौर पर किसी विशिष्ट पोषक तत्व की कमी की वजह खराब मौखिक स्वच्छता
जैसे वो चीनी की खपत, हालांकि फ्लोराइड की कमी से दांत सड़ने की आशंका अधिक हो जाती है। किससे? फ्लोराइड। अगर फ्लोराइड की कमी है तो दांत सड़ते ज़्यादा हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन ये है कि एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है। अगर ये हल्की हरी कोटिंग प्राप्त करता है तो बर्तन किससे बना होता है? तांबा। अगर तांबा है तो ज़्यादातर हरा होता है। ठीक, जब उसमें कोई क्या बोलते हैं, इस लोहे में क्या लगता है, मुर्चा लग गया है, ये सब क्या होता है, तो जब तांबा में लगता है तो हरा हो जाता है। चलिए ठीक है, इतना ही। और टाइम तो ज़्यादा हो गया होगा, ज़्यादा का 10-15 मिनट 15 मिनट मिला जुला हुआ होगा सब। और चलिए आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही हम लोग करते रहेंगे। देखिए प्रैक्टिस सेट मारने से होता है कि आपको जो हर सिलेबस, हर टॉपिक का, जैसे आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, बायो पढ़ेंगे, 1 मिनट, जैसे देखिए आपका 3 टॉपिक है साइंस में, बायोलॉजी है, ठीक, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। आप मान लीजिए आपका सिलेबस कंप्लीट है, सिलेबस लगभग सबका कंप्लीट रहता है, बट जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको, अब अगर आप रिवीजन भी करते हैं बायोलॉजी का, तो एक दिन में ऐसा है नहीं आप ख़त्म कर देंगे बायोलॉजी। आपको कम से कम कितना भी चाहिए तो 7 डे तो मान लीजिए, 7 डे में आप बायोलॉजी ख़त्म कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह इसको भी अगर आप प्रैक्टिस सेट मारते हैं तो हर टॉपिक का क्वेश्चन आएगा। तो अगर आपको वो चीज़ समझ में आ रहा है, आपको पता है कि हमें रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर लग रहा कन्फ्यूजन है तब उस टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट बुक में क्या सुविधा है, यही है, आपको अभी जो भी पढ़ रहे हैं, जैसे क्वेश्चन ये है आपने पढ़ा, अब इस पर जो क्वेश्चन ये है इसके बारे में खुद डिटेल दे देता है। यहाँ पे व्यू सोल्यूशन में जाएंगे तो पूरा इसके बारे में पूरा डिटेल दे दिया है, इतना सारा जो भी पढ़ना आपको। तो मान लीजिए पूरा नहीं दिया रहता, लेकिन तब भी जो आप अगर एक बार आप पढ़े हैं तो आपको रिवाइज हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ है, इसमें इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। और फिर आप नोट्स बनाए हैं तो उसमें देख सकते हैं, वो भी सही है। ठीक है, या आप मोबाइल में देख सकते हैं उसके बारे में, जो आपका गलतियाँ जहाँ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, यहीं पे शाम में सदाशिव। ओके।